देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हकीकत से कबल जिक्र होता है, तस्करा होता है, यकीन दहानी के लिए बार बार दोहराया जाता है, एदाद शुमार पेश किए जाते हैं, सबूत के लिए इशारे सामने लाए जाते हैं। कुछ अरसा हुआ ये सुनते रहे कि महंगाई में इतने फीसद कमी हो गई, फिर सुन लिया, फिर सुनते रहे, यकीन कर लिया कि हुकूमत ने कहा कि महंगाई में कमी हो गई है, जेब को तसल्ली दी कि अब सुबकी नहीं उठानी पड़ेगी। गरीबों ने दादोशुमार सुन लिए, बल्कि कई ने तो अच्छी तरह याद भी कर लिए। गरीबों ने घर में बच्चों को यकीन दहानी करा दी कि ये गया और वो आया, आज तो तुम्हारा बाबा मुर्गी लाया। बस फिर क्या था, बाजार पहुंचे, चांद रात को और होश उड़ गए। कहाँ गई वो सस्ताई, कहाँ गई वो अर्जानी, वहां तो हर तरफ महंगाई थी, क्योंकि महंगाई में कभी का सुन रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहन कह रहा था कि खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नुमाया शरह देखी गई, और फिर ये भी बताया गया कि दिसंबर 2024 में महंगाई कम होकर 4.1% पर रही, और फिर जनवरी 2025 में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 2.4% पर आ गई। वो तो भला वजीर खजाना का जिन्होंने एतराफ किया कि महंगाई के शरह में बावजूद आम आवाम को इसका फायदा महसूस नहीं हो रहा। हुकूमत या तो खुद फिर इस अवाम को इस जो डिलीवर है, या फिर ये जो कंफ्यूजन है उसमें ना डाले कि सब अच्छा है। सच ये है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सच ये भी है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार करना चाह रही है और हुकूमत की इस नाकामी में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाह रही। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि पीपल्स पार्टी ने अब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की बातें शुरू कर दी है। कादिर मंदुखेल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़ा अच्छा मौका है पीटीआई को अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहिए। आप लोग साथ देंगे, इसका मतलब है पेश तो करें ना, देखा जाएगा ना। अब सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुल्क की हुकूमत गिराने में ऑपोजिशन का साथ देगी। दूसरी जानिब ऑपोजिशन भी बिखरी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले एक साल में दूरियां तो कम हुई है, मगर बात अभी कुर्बत नहीं आई। जराये के मुताबिक बात इत्तेहाद तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी एक वजह दोनों के एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब चूंकि दोनों केपी असल ताकत है, लिहाजा मामला अब तक हल तलब है। माजी में लफ्जों की गोलाबारी और जाती हमलों ने दोनों को ही जख्मी किया, और जब तक इन जख्मों पर परहम नहीं रखा जाता तो शायद बात हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद और आगे चलकर इंतखाबी इत्तेहाद तक ना पहुंच पाए, जो कि एक एक्सपेक्टेशन है। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है स्टूडियो में नजमी आलम साहब है, मुशीर बराए वज़ीर सिंध है, पीपल्स पार्टी। सबको खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया नजमी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ सरदार अब्दुल रहमान कीतरान है, सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान के, उनको खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान कीतरान साहब। मेरे साथ फिजा ज़ीशान है, पीटीआई से सदर भी हैं पीटीआई विंग कराची की, उनको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया फिजा ज़ीशान साहबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी नजर साहब। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात कर रही है, आपके साथी कुछ बैठ के टीवी टॉक शोज में भी, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खासतौर पे केनाल का मामला एक ऐसा मामला है जो इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है और संगीनी का मामला है। उस पर नून लीग कहती है कि मिनट सामने है, सारी चीज़ें सामने, हमने सारे सबूत सामने रख दिए हैं, आप गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। अभी आप जलसा भी करने जा रहे हैं हैदराबाद डिवीजन में, ऑफ कोर्स 18 को, लेकिन उसके बावजूद हालात एक संगीनी की तरफ इशारा दे रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत से अलहदगी की खबरें दुरुस्त हैं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद की तो ज़रूरत नहीं है। अब अलग हो जाए, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, तो उसके लिए तहरीक अदम एतमाद का तो कोई ज़रूरत है नहीं। वो तो उस वक्त होता कि भाई उनके पास इतनी अक्सरियत होती है, कुछ पार्टियां उनसे टूट के अलग होती हैं, जैसे इमरान खान के हुआ था। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम अलग होते हैं कल। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदार सियासत कर रहे हैं, इसकी हम कीमत भी अदा कर रहे हैं कि हमने ये देखा पिछले इलेक्शन के बाद कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। क्या सिर्फ सियासत करें या मुल्क को भी चलाएं। हमारी सियासत का रुख ये नहीं है कि जी हमें मिलेगा तो सब अच्छा है वरना सब बुरा है, जो आजकल पीटीआई कर रही है, हर बात से इमरान खान को अटैच कर लेती है। हमारी सियासत ये नहीं है। हमने देखा कि मुल्क बहरान में है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जो कुछ भी था, हमने उस लिए कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया कि मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, ये ना गिर जाए कहीं
फिर मुल्क कैसे चलेगा? उसके बाद अगर ये सारा हमने किया, तहरीक इमामत का तो मैंने बता दिया, जरूरत नहीं है किसी की, जब हम हट जाए तो कल हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, ये जो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि सदर साहब को अगर ये इख्तियार ही ना हो कि वो ये कर सकें, तो उन्होंने उनसे कैसे इख्तियार ली, ये परमिशन ले ली? देखें, ये कोई भी ऐसे 91 के अकॉर्ड के मुताबिक, कोई भी वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो पहले CCI में आएगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अभी तक उसका इजलास नहीं बुला रही फेडरल गवर्नमेंट, जिसके लिए हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बुलाएं, सारे सूबे कह रहे हैं, वहां पर ये चीज़ डिस्कस होगी। अच्छा, उसके बाद फिर अगर वहां पे अप्रूवल होती है तो ये एक्निक में आएगी, एक्निक में उसके फंड्स और उसको, लेकिन जब तक CCI का इजलास नहीं होगा कोई भी मंसूबा पास नहीं हो सकता। और अगर कोई उसके बावजूद करने की कोशिश करेगा तो पीपल्स पार्टी रहबत सिंध की लार्जेस्ट पार्टी है, सिंध के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम सिंध के अवाम के मैंडेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई स्टेज ये आई तो जैसे CM साहब ने अभी ठट्टा में कहा, हमें फिर मजबूरन इस हुकूमत से अलग होना पड़ेगा। अब ये फैसला करना है। देखिए, ये खाली सिंध का इशू नहीं रह गया, अब ये पाकिस्तान का इशू है। इस वक्त ये पाकिस्तान का इशू है। अगर तो मुझे पंजाब में भी के पॉलिटिकल लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको ये बात समझनी होगी कि ये इशू पाकिस्तान में एक और बलूचिस्तान को जन्म दे सकता है। तो प्लीज, आपने उन लोगों को जिंदा कर दिया है जो एक यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकते पूरे सिंध में। आज वो सिंध के लीडर बने फिर रहे हैं सिर्फ इस इशू की वजह से। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ना खप्पे, हम कहते हैं पाकिस्तान खप्पे। अब आपको ये फैसला करना है कि क्या सिंध के अवाम की पाकिस्तान ना खप्पे वालों को मजबूत करना है या पाकिस्तान खप्पे वालों को यहाँ मजबूत होना चाहिए। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, पंजाब को ये फैसला करना है। और पंजाब की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या PTI, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब के सियासी लोगों को ये सोचना होगा कि अगर इस तरह से ये चीजें हुई तो पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, पाकिस्तान 4 सूबे और 2 गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर है। ये सारी चीज अब बॉल पंजाब के कोर्ट में है कि वहां के पॉलिटिकल फोर्सेस इस पे क्या बोलते हैं। अच्छा, इस पे एक चीज और है कि क्या कहते हैं, और आपने ये बात की कि डेफिनेटली कि उनके हाथ में नहीं है प्रेसिडेंट साहब के, लेकिन वो मिनट्स जिसमें वो बैठे SIFC की जो मीटिंग हुई, जो ग्रीन इनिशिएट पाकिस्तान के तहत जो है सारा प्रोग्राम, उसकी वो बार बार वो उसका रेफरेंस तो वो दे रहे हैं ना कि देखिए उस वक्त क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं उन्होंने एतराज उठाया। मैं बताऊं वो मीटिंग क्या थी। हाँ। FCH ने एक लेके आए प्लान कि हम इन इलाकों को ग्रीन करेंगे, इनको करेंगे। सिंध से भी, हमसे भी 50,000 एकड़ जमीन ली है, हमने भी दी है सिंध ने, लेकिन हमने कोई टर्म्स के साथ दी है उनको। मैं खुद उस कमेटी में था जिसने उसके TOR बनाए कि भाई जमीन हम आपके नाम ट्रांसफर नहीं करेंगे, जमीन सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत रहेगी। आप किसी की घर, किसी का चाहे एक घर भी आएगा तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप पानी हम आपको मौजूदा सिस्टम से नहीं देंगे, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में जो पानी है वो हमारे जो इस वक्त ज़रूरी इलाके जहाँ हो रही है उनके लिए नाकाफी है, तो हम नए सिस्टम को पानी नहीं दे सकते। अगर आपको ये करना है तो आपको नया कोई एडिशनल पानी आप लेके आएंगे। हमने उस पर यह भी कदगन लगाई कि आप जो सब सॉइल करेंगे, अगर उनका हम सब सॉइल निकालेंगे तो नहरों से एक सर्टन दूर निकालेंगे, आप बोर करेंगे, आप नहरों के साथ बोर करेंगे तो आप नहर का पानी खींचेंगे। हमने ये सारी बातें करके TOR में लिखी हैं। इसी तरह अगर सदर साहब के सामने सदर साहब के सामने वो लेके आए कि जी हम पाकिस्तान को इस तरह इंटरनेशनल वो लेके आ रहे हैं, हम इसको ग्रीन करेंगे। सदर साहब जैसन में उन्होंने कहा कि हमें जमीन, हम जंगलात उगाएंगे ताकि कार्बन बैंक में हमारा जमा हो। हमने कहा ओके जी, बिल्कुल अच्छी बात है, आप जंगलात उगाएं। उसको कैसे करना है ये फिर एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। सदर साहब ने तो एक सिंबॉलिक अप्रूवल दी एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव में आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। प्रेसिडेंट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार ही नहीं है कि प्रेसिडेंट इसको कर सके। आपने उनको ब्रीफिंग दे दी, उन्होंने कहा ठीक है जी आप करें, फॉर्म लाएं, इन्वेस्टर कौन मना करेगा कि हम जमीन बंजर जमीनों को आबाद करेंगे, उनका करें। अब उसके बाद आप ऐसा फार्मूला
जब नेशनल असेंबली के इजलास में प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा ना कि इन नहरों के खिलाफ उन्होंने बोला। प्रेसिडेंट साहब ने अगर उन्होंने साइन किए होते तो वो क्यों बोलते। अब वो एक मीटिंग का बहाना करके कि प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दे दी, मैं अप्रूवल दे दूं कि आज ये आपका टीवी चैनल मैंने भेज दिया, तो क्या आई एम अथॉरिटी? आई एम नॉट अथॉरिटी। प्रेसिडेंट इज नॉट एन अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव इज अथॉरिटी, सीसीआई इज अथॉरिटी। जब तक सीसीआई में नहीं आएगा कोई अथॉरिटी उसको नहीं कर सकती, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। तो अब ये इस तरह से जो मुस्लिम लीग नून कह रही है या जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें वो कह रही हैं कि आप बैड कॉप गुड कॉप खेल रहे हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट साहब कहते हैं यस मीटिंग में भी बैठ जाते हैं, वहीं नहीं बैठते, दूसरी तरफ बिलावल साहब कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। तो ये कंसेंसस घर में क्यों नहीं उस वक्त डेवलप हुआ? नहीं, देखिए, और क्या प्रेसिडेंट साहब को आइडिया नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई कि पाकिस्तान में ये चीजें हैं, हम इस जैसे उन्होंने कहा कि हम ये जो आपका थर केसर की पहाड़ियां हैं इस पे हम ऑलिव उगाएंगे। उन्होंने कहा ओके उगाएं आप। उनको उन्होंने कहा जी हम ये आपका सिंध में एक दादू के पास जो जगह पहाड़ी के ऊपर, मुझे नाम जहन से निकल रहा है, उसको हम वो रिजॉर्ट अच्छा बड़ा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा बनाएं। हॉक्सबे पे उन्होंने कहा जी हम एक हैचरी, श्रिम्प की हैचरी लगाना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में थी। हमने कहा आ जाए, उनको हमने केएमसी से जमीन दिला दी, अब वो और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक श्रिम्प की हैचरी बना रहे हैं। तो इस पे हमने, अब वो बनेगी कैसे, वो तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम है ना उसको देखे। सदर साहब ने तो कहा कि ठीक है जी आप अगर बंजर जमीनों को आबाद कर रहे हैं तो करें, मना तो नहीं करेगा कोई बंजर जमीन। अब उसके बाद वो तरीका क्या करेंगे, अगर वो मौजूदा सिस्टम में इस वक्त पानी पंजाब में भी कम है, सिंध में भी कम। अच्छा, अब पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है कि सारे जो छोटे दरिया हैं वो दरिया सिंध में मिलते हैं। अब जिस दरिया को अगर एक चनाब को आप रोक देते हैं तो दरिया सिंध में पानी कम हो गया ना। हम अभी 5 लाख एकड़ जमीन हम बदीन, ठट्टा, सजावल की लॉस कर चुके हैं क्योंकि नमक बढ़ रहा है आगे। पंजाब में ये तासुर दिया जाता है कि पानी समंदर में जाया हो रहा है। देखिए, समंदर में पानी जाना कुदरती अमल है और कुदरत का बनाया हुआ निजाम कभी गलत नहीं हो सकता। हमारा आपका होगा, कुदरत का नहीं होगा। तो वो जो अगर हम मजीद पानी समंदर में नहीं जाएगा तो वो नमक बढ़ता रहेगा, सिंध की जमीनें बंजर होती चली जाएंगी। और ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और ये खाली सिंध के ज़राई इलाकों का मसला नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कराची। कराची के लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? और मुझे अफसोस ये है कि जो जमात कराची की दावेदार बनती है वो इस पे बोलने को तैयार नहीं है। उनका गवर्नर कह रहा है कि जी ये होने दें। क्यों होने दें भाई? गवर्नर साहब तो ये फरमाते हैं कि होने दें। मैं अभी आपसे यही जिक्र कर रही थी कि जो टेक्निकली लोग बता रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो इसके माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कैनाल सिस्टम बन जाता है तो इट्स नॉट ओनली द इंटीरियर सिंध, मगर जो कराची में 40-50% पानी के, कराची में ऑलरेडी पानी नहीं है, पानी की 50% शॉर्टेज है, 40-50% पानी आ रहा है, तो जो पानी आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, पानी कम हो जाएगा हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये कैनाल बनेगी तो कराची के लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी। ये तो बहुत कंसर्नफुल बात बिल्कुल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो अपने आप को कराची के बेटे, कराची के हम सो कॉल्ड मालिक कहते हैं, उनको इस पे आवाज उठानी चाहिए। वो खामोश हैं, वो सब 47 है। अच्छा, वो सब नहीं बोलेंगे, वो सब 47 है। चलिए जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी। एक ब्रेक भी लेना है, कमर्शियल ब्रेक है जी, उस पर मैंने जाना है, तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सारे स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही है जी ऑफ कोर्स हम एक तरफ कैनाल्स की बात कर रहे हैं और जो इस वक्त सारे सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। मैं नजमेल साहब की तरफ वापस आऊँगी। एक इशू तो अच्छा ये है, दूसरा हम देख रहे हैं कैनाल्स का, फिर मिनरल्स एंड माइंस बिल का भी। अब एक एतराज़ कल ये भी आ रहा था कि जिस तरह से बलूचिस्तान असेंबली से मिनरल्स एंड माइंस बिल पास हुआ, नैयर बुखारी साहब 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे, वो यही कह रहे थे कि वहाँ पे बलूचिस्तान में भी जो है वो इलेक्टेड तो हुकूमत नहीं है, जिस तरह से जो हुआ है वोटों के साथ, वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे थे। और जो हुआ बलूचिस्तान से पास हुआ बिल तो उसमें वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो जो इस तरह के सीनियर लोग हैं जो समझते हैं पार्टीज़ के अंदर भी कि देखें हमारी कोताहियाँ या गलतियाँ भी हो रही हैं साथ साथ जमातों की, वो रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल के लोग हैं हमारे पास और जो हमारी इस वक्त लीडरशिप में हम देखते हैं सारी चीज़ें हैं, क्या रियलाइजेशन वहाँ पर भी हो रही है कि ये अवामी इश्यूज़ नहीं एड्रेस हो रहे, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी? देखिए, हमारी बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, हमारी पॉलिटिक्स अभी तक
अनमिच्योर और सेल्फ इसके ऊपर है। बहुत खराबी है पाकिस्तान में इस वक्त। हमारे यहाँ हर पार्टी, मुश्किल पार्टियों को तो छोड़ें, मैं उसको मीडिया को भी शामिल करता हूँ उसमें, जो कि एक वॉइस है, और वो भी सही बात कहते हुए डरते हैं। कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, सही बात कहते हुए भी डरते हैं। और 18th अमेंडमेंट देखिए, अगर अमेरिका जुड़ा हुआ है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं। अमेरिका नॉट एज अमेरिकन का, ये तो माइग्रेटेड लोगों का मुल्क है ना। अमेरिका माइग्रेटेड लोगों का मुल्क है, और इतनी 54 स्टेट हैं और वो सब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? उन्होंने अपनी स्टेट्स को इतना एम्पावर किया हुआ है कि वो अपने आप को खुद चलाते हैं। एक स्टेट में कोई कानून है, दूसरे स्टेट में दूसरा कानून है। एक स्टेट में गैम्बलिंग अलाउ है, एक स्टेट में गैम्बलिंग अलाउ नहीं है। एक स्टेट में उन्होंने, उस स्टेट ने फैसला किया कि हम marijuana जो है ग्रास अलाउ करते हैं, एक स्टेट नहीं करती। अगर आपको पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आपको यही इसी टाइप की सूबाई खुद मुख्तारी हर सूबों को देना पड़ेगी। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, फुल ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम इसको सेंट्रलाइज करने की, हर जगह में सियासत करने की, अगर हम अमेरिका की तरह अपने सूबों को खुद मुख्तारी दें कि भाई आप अपनी जो आपके, अब ये थरकोल अब हो रहा है। जब पिछली गवर्नमेंट में बीबी ने थरकोल को स्टार्ट किया था, उसको बंद कर दिया गया। अगर उस वक्त से चल रहा होता तो आज हमारा थरकोल बहुत आगे होता है। जो हमने 12 साल 14 साल जाया किए, तो आज हमारा थरकोल फुल फ्लैश होता और हम सारी उसके फायदे उठा रहे हो। अच्छा, असल ओवरऑल हम जब जा रहे होते हैं और लोगों से डिस्कशन है, तो वो यही है कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसी का तसलसल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब लास्ट टाइम हमारी पॉलिसी ये थी कि हमने दुश्मन से बैठ के मुज़ाकरात करने, आज हमारी पॉलिसी ये कि हमने उसको मार के भगाना है। तो पॉलिसीज का तसलसल ही नहीं है ना, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमने करना क्या है। पॉलिसीज का तसलसल तो अच्छे अच्छे मुल्कों में नहीं होता। आज अमेरिका की पॉलिसीज बिल्कुल अलग हो गई हैं। हाँ। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहा है, सब पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। ये होती है, लेकिन चंद बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जिससे नहीं हटते। जो अमेरिका भी नहीं हटेगा अपनी उन गाइडलाइन से, रशिया भी नहीं। हमें भी अपनी मेन गाइडलाइंस, और जब तक आपकी इस गाइडलाइन को पॉलिटिकल लोग नहीं बनाएंगे, नॉन पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस होगा, तो फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया। लाल मली चंद साहब भी हैं पीटीआई से, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। लाल मली चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी साहब, थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साहब, दो चीजें हैं, एक तो जैसे था आपका तो उमरकोट का मैं देख रही हूँ कि वो भी चल रहा है, इलेक्शन भी, वो अपनी जगह है। दूसरी बात ये कि कैनाल्स का मामला हम देख रहे हैं जिस तरह से हो रहा है, पीटीआई कैसे देख रही है इस सारे मामले को? और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है अब हुकूमत के हवाले से और कंसर्न्स अपने जाहिर कर रही है, तो क्या बैठकर कोई सियासी जमातें कोई प्लान मुरतब देंगी इस हुकूमत के हवाले से? जी देखें, सबसे पहले तो सिंधु दरिया से कैनाल निकालने की मंजूरी दी गई है। वो मंजूरी ऐवान सदर में दी गई है। सिंध के लोग समझते हैं कि ये सिंध से ज्यादती है, जुल्म है। सिंध को और सिंध की आवाम को भूखा और प्यासा मारने की एक साजिश है। ना सिर्फ ये, लेकिन आप ये भी देख रही हैं कि हुकूमत सिंध में इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, उसके बावजूद ना तो PMLN की हुकूमत उनको कोई रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, उनको सुनने के लिए तैयार है, और ना ही पीपल्स पार्टी जिसके दम पे ये हुकूमत है वो इस हुकूमत को कोई जो है शट अप और कॉल देने के लिए तैयार है। नतीजतन पूरा सिंध रोडों पे है, रास्तों पे है, और बहुत यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। और यकीनी तौर पर उमरकोट में भी एक इलेक्शन हो रहा है, आपने कल देखा यहाँ पे इलेक्शन का जो जलसा हुआ वो बहुत बड़ा एक तारीखी जलसा था। लोग अब पीपल्स पार्टी से यहाँ पे नफरत करने लगे हैं, और पीपल्स पार्टी यहाँ पे कोई कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं कर सकी है अभी तक। तो ये है यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन। अच्छा, ये अच्छा चले, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई क्योंकि वो उमरकोट में है, जाहिर सी वहाँ सिग्नल्स का भी इशू है। और इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब से फायरवॉल लगाई गई है तब से सिग्नल्स का भी इशू हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये जिसके असर की वजह से हम भी आज इफेक्ट हुए। मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस। नजीर साहब,
उन्होंने वही वाली बात की, वही तासर तो एक वही है जो नून लीग भी दे रही है, जो पीटीआई भी बात करेगी थी, तो ऐवान सदर में मतलब फैसला हो गया नून लीग और पीटीआई एक पिच पे हैं, चलें गुड, अच्छी बात है। दोनों अगर एक पिच पे हो जाए तो मुल्क के हालात में काफी बेहतरी आ जाएगी, लड़ाई खत्म कर दें, एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दें, मिच्योर सियासत करने लगे, एक पिच पे आ जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ठीक है, दोनों कहते रहे, हर एक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुताबिक बोलता है। अभी इनका इलेक्शन है तो इन्होंने बोलना है, कल शाम को फोन बंद होगा इनका, ये आपको किसी कहीं नहीं मिलेंगे, ये भी गारंटी है मेरी। अच्छा, ये भी गारंटी है, कल शाम को इनका फोन बंद होगा, मेरे भाई नहीं मिलेंगे आपको। बात ये है कि नून का अपना इंटरेस्ट है, उनका वोट बैंक पंजाब में, यहाँ पे ना पीटीआई का है ना नून का वोट बैंक है, जो हकीकत है। सिंध में क्या वोट बैंक है नून का, ना पीटीआई का। नून के पास तो सिंगल सीट की, पीटीआई के पास तो फिर भी है। और लेकिन बात यह है कि ये कहते रहे, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कह रहे हैं कि सदर साहब ने अप्रूव कर दिया। भाई वो कागज लाके टीवी पे दिखा दो कि सदर साहब ने ये साइन किए, लाके दिखा दो टीवी पे, खत्म हो गई बात। कि ये नहरें निकाल ली जाएं, वो कागज लाके टीवी पे दिखा दे, सही हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नजमी आलम भाई आपका, और लालचंद मलिक साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ अपनी मेजबान रसफिक दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।